स्टार्ट। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सबका इस वीडियो के माध्यम से मैं स्वागत करती हूँ। इस कोरोना वायरस के संक्रमण काल में आप सब स्वस्थ होंगे तथा अपना अध्ययन अध्यापन में के लिए अपना मनोबल बनाए रखेंगे। मैं डॉक्टर ममता गर्ग, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबिकापुर, HOD हिस्ट्री डिपार्टमेंट। आज मैं आप लोगों को MA 4th सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के 5th यूनिट के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप लोगों को बताने जा रही हूँ। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वह महत्वपूर्ण बिंदु है जिस बिंदु पर अगर हम बात करें तो वह एक मील का पत्थर साबित हुआ। इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न बिंदु हमारे सामने आते हैं, जिन बिंदुओं पर हम बच्चे आज चर्चा करेंगे, जिसके माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि यह आंदोलन जो हुआ, जो जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, इस आंदोलन के द्वारा अंग्रेज़ों को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि अब हम ज़्यादा दिनों तक भारत में नहीं रह पाएंगे। इस आंदोलन को हम विभिन्न पॉइंट्स के माध्यम से, विभिन्न संदर्भों के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम प्रारंभ में देखेंगे कि किस तरीके से इसकी भूमिका एक तैयार हुई और उस भूमिका के आधार पर इसका धीरे धीरे प्रचार प्रसार और बाकी चीज़ों में सोशल नेटवर्क कैसा था उसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसकी पृष्ठभूमि के अंतर्गत। भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को अगर हम देखने की कोशिश करें तो आप कह सकते हैं कि क्रिप्स मिशन जो अभी भारत में आया था और भारत में वह संवैधानिक संदर्भों को लेकर भारत में उसने आया था। इस समय उसकी जो बातें थी या जो प्रस्ताव था वो दो बिंदुओं पर हमें दिखाई पड़ता है, एक युद्ध के समय में और ये युद्ध के पश्चात। मतलब इन दोनों परिस्थितियों में उसकी कोशिश ये रही थी कि संवैधानिक रूप से भारतीयों को क्या दिया जा सके या नहीं। लेकिन उसके जो कार्यक्रम थे या जो उसका प्रस्तुत किया गया था उसे देखने के बाद भारतीयों में बहुत निराशा हुई और क्रिप्स जो है वो वापस भारत से बिना किसी कुछ भूमिका पालन करते हुए वापस लौट गया। उसके भारत से बाहर जाने के बाद जनता में एक तरह से आप कह सकते हैं कि निष्क्रियता आ चुकी थी और उस निष्क्रियता के कारण धीरे धीरे वो कहीं भी उसने ध्यान देना छोड़ दिया और जापान जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया से भारत में प्रवेश करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। तो ये एक समस्या भी थी कि जापान जो है उसके कदम भारत में जैसे जैसे बढ़ने लगे हमें दिखाई देने लगा कि कहीं ना कहीं वो आगे समस्या खड़ी न कर सके। द्वितीय विश्व युद्ध भी प्रारंभ हो चुका था और इस युद्ध में भारत की भूमिका क्या हो, किस संदर्भ में हो, इस पर भी बातचीत होनी थी। ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं राष्ट्रीय भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। अब हम बात करते हैं कि इस आंदोलन के होने के समय में गांधी जी जो थे उन्होंने किस तरीके से इस आंदोलन को प्रस्तुत करने के लिए अपनी बात रखने का प्रयास किया। गांधी जी दो पक्षों की बात रखते हैं, दो पक्षों की तरफ बात कहने का प्रयास करते हैं। पहली बात उनकी ये थी कि आंदोलन में हमारी भूमिका क्या हो, हमें भाग लेना है। कांग्रेस को ये बात समझाने की कोशिश कर रहे थे कि भाग लिया जाए। कांग्रेस के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। उनका ये कहना था कि महायुद्ध चल रहा है, अगर ब्रिटेन हारता है और जर्मनी और जापान जो है उनकी भूमिका बढ़ जाएगी, वो हमारे ऊपर हावी हो सकते हैं, तो इसलिए हमें अभी इस समय महायुद्ध में हमारी भागीदारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गांधी जी इसके पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि आंदोलन हमको करना चाहिए और अंग्रेज़ों को बता देना चाहिए। दूसरी बात उनका कहना था कि ब्रिटिशों को या अंग्रेज़ों को हमें हमेशा के लिए बात समझानी होगी कि हम किसी भी तरीके से उनके दासत्व को स्वीकार नहीं करेंगे या जैसा वो चाहेंगे वैसा ही हम नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अपना भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया जाए। उस संदर्भ में विभिन्न कांग्रेस के अधिवेशन हमें दिखाई पड़ते हैं, बैठकें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें सबसे पहला होता है जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की बैठक बुलाई गई, जिस बैठक में यह निर्णय लेना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारी भूमिका क्या है, हमारी भागीदारी क्या होगी और दूसरा जो आंदोलन हम करने वाले हैं वो आंदोलन हम किस रूप में या किस प्रारूप में हम कर सकेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में 7 अगस्त को बम्बई में कांग्रेस का अधिवेशन बुलाया गया।
जहाँ पर भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखने की बात हमें दिखाई पड़ती है। 8 अगस्त को गांधी जी ने वहाँ पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। यह भाषण लगभग 70 मिनट का था। इस भाषण में इस बात पर जोर दिया गया कि जो महायुद्ध हो रहा है उसमें अगर प्रजातंत्रीय व्यवस्था की तरफ ब्रिटिश सरकार ध्यान देती है तो हम उसके साथ खड़े हो सकते हैं, अन्यथा हम उसके विरोध में खड़े होंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यहाँ पर हमारा एक नया नारा है, करो या मरो। करो या मरो का नारा देकर उन्होंने पूरी तरह से गांधी जी ने इस बात को लोगों तक रखने का प्रयास किया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जुलाई में जो बैठक हुई और उसके बाद 7 और 8 अगस्त को जो बैठकें बुलाई गई कांग्रेस की, उस अधिवेशनों के द्वारा यह बात पूरी तरह से आ चुकी थी कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो भारतीयों को करना होगा, कांग्रेस के माध्यम से उसको करना होगा। इस संदर्भ में हमें दिखाई पड़ता है कि उन्होंने भारत के जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं, जिसमें मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनके लिए भी कुछ बातें रखने का प्रयास किया। अर्थात उसमें ये बताने की कोशिश उनको की कि वो अपने काम से ज़्यादा इस तरफ ध्यान दें कि किस तरीके से हमारी आंदोलन में भागीदारी हो सकती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गांधी जी जो हैं उन्होंने क्रिप्स मिशन से जो एक तरह से निष्क्रियता लोगों में आ चुकी थी, उस निष्क्रियता से उबरने का प्रयास किया और लोगों को अपने साथ समाहित करने की कोशिश में वो सफल रहे। ये बात आपको दिखाई देती है कि उन्होंने सारी कोशिशें की, लेकिन इसके बाद भी हम कह सकते हैं कि गांधी जी अभी भी आंदोलन करने के पक्ष में पूरी तरह से नहीं थे। उन्होंने ये बात रखी सरकार के सामने कि आप हमारी बात सुने, उस पर ध्यान दें, और अगर आप हमारी बात को स्वीकार करते हैं तो हम इस आंदोलन के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे। उन्होंने अपना एक दूत वहाँ भेजा भी, लेकिन उस दूत को से मिलने के कोई भी प्रयास उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा नहीं किया गया। तो इसके बाद अब बात यही होगी कि आंदोलन हमको करना ही होगा। तो इस तरीके से तैयारियां चल रही थी कि इसी बीच 9 अगस्त की सूर्योदय हुआ, और उस सूर्योदय में आप कह सकते हैं कि सभी बड़े नेता समिति के और गांधी जी वगैरह उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को आगरा का पैलेस पे रखा गया, नज़रबंदी उनको कर दी गई। नेहरू जी को अल्मोड़ा जेल में रखा गया और बाकी जितने बड़े नेता थे वो सब के सब गिरफ्तार कर लिए गए। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि 9 अगस्त के दिन हमारे देश में जितने बड़े नेता थे वो गिरफ्तार हो गए और एक तरह से आंदोलन क्या हुआ, नेतृत्व विहीन हो गया। मतलब कोई नेता नहीं था जो इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान करता। इसके पश्चात हमें दिखाई देता है कि जगह जगह आंदोलन हुए, जगह जगह गांधी जी की जयकारे लगाए गए और लोगों ने रेलों की पटरियां उखाड़ दी, ब्रिज उखाड़ दिए, और इस तरीके से आंदोलन जो है पूरी तरह से हमें दिखाई देता है। और इस आंदोलन की कुछ प्रमुख घटनाएं हम कह सकते हैं हमें जो दिखाई दे रही हैं या देखने को मिलती हैं, वो ये है कि जैसे पटना सचिवालय की हम बात करें, वहाँ पर हमारे देश का झंडा फहराने के लिए लोगों के द्वारा प्रयास किया गया और उस संदर्भ में वहाँ पर वाद विवाद वाली स्थिति निर्मित हो जाती है। अहमदाबाद में हड़तालें हुई, विरोध किया गया और उस हड़ताल के विरोध में वहाँ पर भी दंगा फसाद हमें देखने को मिलता है। इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि जगह जगह पर आप ये कह सकते हैं कि भारत में एक ऐसा समय दिखाई दे रहा था कि समानांतर सरकारें, मतलब एक तरफ अंग्रेजों की सरकार है बच्चों, दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि लोगों ने अपनी सरकारें बनानी शुरू की। मतलब उन सरकारों के माध्यम से आप कह सकते हैं कि देश के बाकी लोग उनके साथ जुड़ते चले गए। इन सरकारों में अगर आप बात करें चित्तू पांडे की, जिन्होंने बलिया में बनाई अपनी सरकार, उसी प्रकार सतीश जी जो हैं उन्होंने मिदनापुर में सरकार बनाई, और इसी संदर्भ में हमें नाम आता है नाना पाटिल का, जिन्होंने सतारा में समानांतर सरकार को स्थापित किया। ये सरकारें आप कह सकते हैं कि अंग्रेजों के साथ साथ ही अपनी सरकारें चल रही थी। कुछ जगहों पे आज़ादी भी हो गई थी, कुछ क्षेत्र आज़ाद हो चुके थे और आज़ाद होकर उन्होंने अपने काम करने प्रारंभ कर दिए थे। इसके तहत अगर आप बात करें तो प्रमुख घटना उस समय हुई बॉम्बे रेडियो की, जिसमें नाम आता है उषा मेहता का। इन्होंने इस रेडियो के माध्यम से धीरे धीरे इस आंदोलन को और अधिक गति पहुंचाना प्रारंभ किया। इसमें बहुत सारे लोगों की अपने बातचीत होती थी, भाषण होते थे और उसके द्वारा आंदोलन जो है लोगों तक पहुंच रहा था। सरकार भी बहुत परेशान थी कि कहाँ ये बॉम्बे रेडियो जो शुरू हो गया है, कहाँ से शुरू हुआ है, कैसे इसको करा जाए। काफ़ी समय के बाद उसको पता उनको चला और उन्होंने इस रेडियो को बंद करवा दिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्वहीन होने के बावजूद भी जगह जगह आंदोलन जो है अपने जोर शोर से चल रहा था, जोर से उसके पे काम किया जा रहा था। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कि सरकार जो है वो शांति से चुपचाप नहीं बैठ सकती थी।
उसने अपने तरीके से अब दमनात्मक कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जगह जगह उसने लोगों पर अत्याचार किए, लोगों को दमनात्मक कार्रवाई की, जेलों में डाल दिया गया, महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए और इस तरीके से आंदोलन जो है थोड़े समय में शिथिल हमको पड़ता हुआ दिखाई देता है। बात अगर हम करें इसके सामाजिक पक्ष की, मतलब किस तरीके से समाज जो है वो इस आंदोलन में उसकी क्या भूमिका रही, तो आप कह सकते हैं कि हर एक वर्ग, समाज का जो इतने हर एक वर्ग की अगर हम बात करें, हमको दिखाई पड़ता है कि उस वर्ग ने पूरे जोर शोर के साथ इसमें अपने आंदोलन में हिस्सा लिया। आंदोलन हिंसात्मक नहीं हुआ, सांप्रदायिक हिंसा जो है वो हमको दिखाई नहीं देती है, कहीं भी सांप्रदायिक हिंसा जो है वो देखने को नहीं मिलती है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ जो आंदोलन था वो भारतीयों और ब्रिटिशों के बीच में हमको देखने को मिलता है, उसमें कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि इसमें हिंदू या मुसलमान दंगा हमको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सामाजिक या सोशल एस्पेक्ट की बात करें तो हमें ये बात देखने को मिलती है कि समाज में सभी वर्ग के लोग जो हैं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रूप से दिखाई पड़ती है। जहाँ तक बात की जाए कम्युनिस्ट पार्टी की या मुस्लिम लीग की, हमें मानते हैं कि दोनों पार्टियां जो हैं कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अपने आप को उन्होंने अलग रखा, क्योंकि इनका अपना एक मुद्दा था, अपना एक पक्ष था, कहीं ना कहीं किसी से जुड़ी हुई थी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी स्वाभाविक है कि रूस के साथ अपने उनका समर्थन रहता था, तो इसलिए वो इस पक्ष आंदोलन में शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग जो है वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर उसके मन में एक शुरुआत शुरू हो चुकी थी, तो इसलिए वो उसकी भागीदारी इसमें हमको देखने को नहीं मिलती है। इस आंदोलन की बात की जा रही है, इस आंदोलन के बारे में बताया जा रहा है। आप कह सकते हैं कि जहाँ तक आंदोलन था, असफलता की बात अगर हम करें, दमनात्मक कार्रवाई इतनी ज़्यादा हुई जिसके कारण आंदोलन को रोकना पड़ा, लेकिन उसके साथ साथ आंदोलन जो है भूमिगत रूप से हमें दिखाई पड़ता है, जिसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, ये लोग थे जिन्होंने भूमिगत होकर इस आंदोलन को करने में अपनी प्रमुख भूमिका जो है वो निभाई थी। जगह जगह आंदोलन भूमिगत रूप से हमारे सामने दिखाई पड़ता है। गांधी जी जो है उन्होंने आंदोलन जब बहुत ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं हो रही थी तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बैठाई जाए और उस पर बातचीत की जाए। सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। उनका ये कहना था कि आप अगस्त क्रांति को वापस ले लीजिए, तब हम इस पर कुछ बातचीत करेंगे। गांधी जी इसके लिए तैयार नहीं थे। उनका ये कहना था कि आंदोलन नेतृत्व विहीन हुआ है, इसलिए इतनी ज़्यादा हिंसात्मक घटनाएं हुई हैं। अगर नेता रहते तो शायद इतनी हिंसात्मक घटनाएं नहीं होती, इसलिए इसमें किसी का दोष नहीं है और हम इस आंदोलन को वापस नहीं लेंगे। तो इस तरीके से आंदोलन उन्होंने वापस नहीं लिया और उन्होंने अपने आत्मिक शुद्धि के लिए 21 दिन का उपवास अनशन जो है वो रखना शुरू किया। तो गांधी जी ने अपना अनशन रखा और 21 दिन के बाद उन्होंने उस अनशन को समाप्त कर दिया। जहाँ तक इस आंदोलन की बात है, भारत छोड़ो आंदोलन की बात है, अगर हम उसको देखने का प्रयास करें, हम देखते आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि यह आंदोलन जो है एक मील का पत्थर साबित होता है। आप ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन में हमारी जनता है, जनता जनार्दन जो है उसमें बहुत आत्मविश्वास आया और उस आत्मविश्वास के चलते वो धीरे धीरे उसके अंदर ये विश्वास पैदा हुआ कि हम आज़ादी के लिए अपना प्रयास कर सकते हैं, आज़ादी के लिए काम कर सकते हैं। दूसरी बात अगर आप करें तो आप इस युद्ध को अंतिम आंदोलन को अंतिम मान सकते हैं। अंतिम इस रूप में क्योंकि इसके बाद आंदोलन ऐसे नहीं हुए, सिर्फ ये हुआ कि किसी तरीके से भारतीयों को आप कुछ अधिकार दे सकें, कुछ स्वतंत्रता दे सकें, जिससे कि हम यहाँ पर अपना काम कर सकें। तो आप कह सकते हैं कि 45 से 47 के बीच में हमारे सामने विभिन्न योजनाएं अंग्रेजों के द्वारा रखी गई। इन योजनाओं के द्वारा कहीं ना कहीं भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास किया जा रहा था, जिससे कि आंदोलन की महत्ता को स्थापित किया जा सके। सबसे बड़ी बात जो हमें दिखाई पड़ती है या इसके महत्व की बात हम जब कर रहे हैं तो हमें कह सकते हैं कि ये भारत छोड़ो आंदोलन जो है, आप देखिए कि अंग्रेज सरकार के साथ साथ पूरे देश में कहीं ना कहीं समानांतर सरकारें स्थापित हुई। ये समानांतर सरकारें जो पूरे जोर शोर से चल रही थी और लोगों के बीच में लोकप्रिय होती जा रही थी। तो इस तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन जो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में हमारे सामने आता है, जिसने जनता के बीच में एक आत्मविश्वास को पैदा करने में सफलता प्राप्त की और धीरे धीरे लोगों के बीच में एक जन जागृति लाने में वो पूरी तरह से सफल हो पाया।